अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नाज़रीन, इमरान खान इस्लामाबाद में इलेक्शन की तारीख लेने आए थे, लेकिन नई तारीख देकर चले गए। इसके बाद चेमगोइयाँ शुरू हो गई। आखिर इमरान खान इस्लामाबाद में धरना क्यों नहीं दिया और नए इलेक्शन की तारीख लिए बगैर क्यों चले गए? क्या कोई डील हो गई है हुकूमत के साथ? क्या बैकडोर तय कुछ हो चुका है? इन तमाम सवालात के जवाब आज इमरान खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए हैं। एक तो उन्होंने अपने इस धरने की नाकामी का एतराफ़ भी किया है कि हमारी तैयारी नहीं थी और अब हम तैयारी के साथ आएंगे, और दूसरा उन्होंने हुकूमत के ऊपर वाज़े कर दिया है और इस्टेब्लिशमेंट और इदारों को भी बता दिया है कि 6 दिन का टाइम है आपके पास, और अगर 6 दिनों में इलेक्शन अनाउंस नहीं होते और जून में इलेक्शन अनाउंस हो तो दोबारा से धरने और मार्च शुरू हो जाएंगे। ये इमरान खान साहब ने वाजे कर दिया है। साथ साथ में उन्होंने एक मुज़ाकरात की जो पेशकश शहबाज शरीफ साहब ने की थी पार्लियामेंट में और कमेटी बनाने की बात की थी, आज इमरान खान साहब ने भी इसके ऊपर आमादगी जाहिर कर दी है। तो जो इमरान खान साहब का धरना था वो ख़त्म होना और अचानक से उसको वापस मोड़ लेना और 6 दिन का अल्टीमेटम, क्या वाकई ही बैकडोर ये पहले से तय हो गया था? और क्या अब कोई हुकूमत और पीटीआई के दरमियान कोई मुज़ाकरात होंगे और वो किस सतह के होंगे? क्या पार्लियामेंट में होंगे या फिर बैकडोर होंगे, कमेटी की सूरत में होंगे? आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। अब इन तमाम जो ये एपिसोड हुआ इमरान खान के धरने के हवाले से, उस पर हुकूमत के ऊपर क्या असर पड़ा? हुकूमत सियासी लिहाज से तो इसको अपनी फतह करार दे रही है और इसीलिए बहुत ही अहम और सख्त फैसले कर रहे हैं, और ख़ासकर पेट्रोल की कीमत में जो इजाफा किया गया है, इसको सियासी कीमत इसकी उनको यकीनन अदा करनी होगी। अवाम इससे मुश्किल में आ जाएंगे, और जब अवाम मुश्किल में आएंगे, फौरी इलेक्शन में अगर ये इत्तेहादी जमातें जाती हैं तो फिर इनको इलेक्शन में नुकसान उठाना पड़ेगा। तो हुकूमत क्या फौरी इलेक्शन में जा सकती है या नहीं जा सकती है, और क्या वाकई ही जल्दी इलेक्शन अनाउंस हो सकते हैं या नहीं? इन तमाम मामलात पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं ख्वाजा नवीद साहब, सीनियर लॉयर हैं, एनालिस्ट भी हैं। ख्वाजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मुझे सदीक अल फारूक साहब हमारे साथ हैं, PMLN के सीनियर रहनुमा है। सदीक अल फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। कुछ ही देर में हमें नदीम कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा, ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ ख्वाजा नवीद साहब आपसे करना चाहूँगी। ये आपने तमाम एपिसोड देखा पीटीआई का, और इस एपिसोड से आप क्या समझते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ हुकूमत की जानिब से और पीटीआई की जानिब से, और अचानक से ये कहा जा रहा था कि अब ये धरना ही होगा, इलेक्शन की तारीख ही ली जाएगी, और फिर वापस हो गया। क्या हुकूमत ने बिल्कुल दुरुस्त हैंडल किया और इसलिए पीटीआई नाकाम रही, या आपको लगता है कि बैकडोर कुछ तय हुआ? देखिए जी, ये बहुत ही अफसोसनाक था, और ये इस तरह का बगैर तैयारी के उन्होंने ये लॉन्ग मार्च किया और लोगों को इम्प्रेशन दिया कि ये वो मौसे तुंग का लॉन्ग मार्च है और ये पता नहीं वहाँ जाएंगे सेंटर में और फिर वहाँ से हुकूमत बदल कर आएंगे। इस चक्कर में 5 लोगों की जानें भी चली गईं, कितना इमलाक को नुकसान हुआ, कितने लोग ज़ख्मी हुए, कई लोग पुलों से गिर गए, कोई कंटेनरों से गिर गए। जी, सदीक अल फारूक साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। ये आप बताइएगा कि क्या आप तो फिर मैन ऑफ द मैच राना सनाउल्लाह को ही कहेंगे? सियासी विक्ट्री तो आपने ले ली है कि ये आपने पीटीआई को जिस तरह से इस धरने को नाकाम बनाया है, तो PMLN मुतमईन है कि अब ये पीटीआई का जो वो मोमेंटम था उसको ब्रेक कर दिया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीम आलिया शबीर साहिबा, मैन ऑफ द मैच तो पाकिस्तानी अवाम है, जिन्होंने इमरान खान को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। उनके धरने और उनके लॉन्ग मार्च की कॉल को उन्होंने गलत समझा और साथ नहीं दिया। दूसरी बात, उनका ये दावा जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने नहीं सुनी, आप ही बता रही हैं, अगर उन्होंने ये कहा कि ये मैंने बगैर तैयारी के किया, तो ये जो 10 जलसे उन्होंने किए मुल्क भर में, और बकौल उनके इतने बड़े लोग, और मैं पहले 20 लाख और फिर 25 लाख बंदे में लेके आऊंगा, और ये सुबह तक यही बात कहते रहे, तो मुझे बताइए कि ये खुद अपने आप को धोखा देते हैं या हमें धोखा देते हैं या अपने पार्टी के वर्कर्स को धोखा देते हैं? आपने तो भरपूर तैयारी की, आपने इतनी तैयारी की, इससे ज्यादा तैयारी मुमकिन नहीं है, लेकिन
अवाम ने, लेकिन सदीक अल फारूक साहब, उनका कहने का मतलब ये है, तैयारी से मुराद वो ये ले रहे हैं कि जिस तरह से हुकूमत ने रुकावटें पैदा की, आंसू गैस की शेलिंग की, और उस तरह से ये जो मुजाहिरीन थे या उनके कारकुनान थे, लीडर्स थे, वो तैयार नहीं थे उसको फेस करने के लिए, तो इसलिए वो अब की बार तैयार होके आएंगे। देखिए, आप सर्च करूं, पेट्रोल की बोतलें इनके कारकुन साथ लेके आए, पत्थर उनके पास थे, असला इनसे पकड़ा गया, लेकिन आलिया शब्बीर एक लम्हे के लिए, क्या ये दो मुल्कों के दरमियान खुदा ना खास्ता दो मुल्कों, दुश्मन मुल्कों के दरमियान जंग थी कि इधर पुलिस के पास लाठियां हो तो ये भी लाठियां लेके चले, और अगर इधर जनाब अली रेंजर्स खड़े उनके पास बंदूक हो तो ये भी बंदूकें लेके चले? क्या ये इसको तैयारी समझते हैं? अवामी रद्द अमल जो है वो इसी तरह होता है कि अवाम घरों से बाहर निकलते हैं, अगर वो काल पे साथ देने पे आमादा हूं, तो अगर इनका काल पे साथ देते तो लोग निकल आते। अवामो नास का भी ये नहीं हुआ कि वो तोपें और तफंग साथ लेके निकलेंगे और जनाब लड़ाई करेंगे, ऐसे नहीं। लेकिन सदीक अल फारूक साहब, हुकूमत ने जिस तरह से टैकल किया, आप लोगों ने गो कि इसको नाकाम बना दिया, ये आप ये समझे कि ये आपकी सियासी जो फतह है, लेकिन आप ये समझते रहें कि ये आपने इस वक्त ये जो मोमेंटम था उसको ब्रेक कर दिया है, लेकिन साथ साथ देखें कि आपने फंडामेंटल राइट छीन लिया है कि एक अगर सियासी जमात अपना धरना देना चाहती है, एहतजाज करना चाहती है, अपना राइट मांगती है, तो आप उसको रोक रहे हैं और उसको फोर्स बाय फोर्स रोक रहे हैं। देखिए, फंडामेंटल राइट जो है, यही बात जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद पेश हो चुकी हुई थी और उन्होंने मार्च करवा के लोगों को बुलाया और उधर से हमारे लोग आए, तो सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगा दी कि जनाब ये जो रेड एरिया और ये वगैरह ये सारा, इसमें तो कोई नहीं आएगा, एक के लिए एक ग्राउंड, दूसरे के लिए दूसरा ग्राउंड। यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए G9 और H9 के दरमियान उनके मुतालबे के मुताबिक उन्होंने कहा वो जगह मुख्तस कर दी गई, लेकिन इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वर्जी की, आके ग्रीन बेल्ट में और अब शहर में दरख्त जलाए, वो भी वो ये कह रहे हैं, जी ठीक है, वो सबने देखा है, लेकिन वो ये कह रहे हैं, उसकी भी उन्होंने वजाहत दी है कि इसलिए कि कोई आप लोगों ने तो जो एक कनेक्शन है, इंटरनेट कनेक्शन है, फोन है, सब कुछ आपने तो बंद करवा दिया था, अब हम लोगों को क्या गाइड करते हो? ऑन टाइम पर आप लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पर जलसा कर लें, यहाँ पे एहतजाज कर लें, तो कोई राब्ता ही नहीं था लोगों को गाइड क्या करते? जी, उन्होंने ये कहा कि हमने सब कारकुनों को ये कहा कि पहुंचो डी चौक, वो तो बात पहुंच गई, हाँ। ठीक है, ये बात। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अपना जियो टेलीविजन की बिल्डिंग ने इन पे कौन से पत्थर बरसाए थे? अच्छा जी ठीक है, मैं इसको आती हूं। सदीक अल फारूक साहब, हमें नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ज्वाइन कर चुके हैं, मैं यही मेरे एक जुमला और सुन ले ना, एक जुमला और सुन ले। इन दरख्तों ने इन पर कौन सी गोलियां बरसाई कि उन्होंने उन्हें जलाया? फिर जो कैमरामैन थे और मुख्तलिफ चैनल का था ना, चले पूछ लेते हैं उनसे, ये सब कुछ आवाम ने भी देखा है, हमने भी देखा है। अब नेक्स्ट आगे लेकर चलते हैं। नदीम कुरैशी साहब, आप लोगों ने आज इमरान खान साहब ने खुद नाकामी का एतराफ कर लिया, आप लोगों ने जो एक मोमेंटम प्रेशर बिल्ड किया था और अब आप जो एहतजाज और धरना देकर जो प्रेशर मजीद बिल्ड करना चाहते थे, अपना मुतालबा मनवाना चाहते थे, वो तो लगता यह है कि अब स्लो डाउन हो चुका है, क्योंकि नई तारीख लिए बगैर ही आप लोग चले गए। आप लोगों ने तो ये कहा था आप धरना देंगे, बैठेंगे। देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, अगर कोई शख्स ये समझता है कि जी ये कुछ स्लो डाउन हो गया, ये हम वापस चले गए, वो अहमको की जन्नत में रहता है। हर चीज की एक स्ट्रेटेजी होती है, हिकमत अमली होती है। आपने सदीक उल फारूक साहब से जो अवामी लोगों के साथ, जो आम पब्लिक के साथ, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ और आम पाकिस्तानी के साथ जो सलूक इन्होंने किया, उन्होंने किसी एक सवाल का जवाब भी नहीं दिया, जो सलूक इन्होंने रवा रखा। जिस तरह से पंजाब में तमाम रास्तों को बंद किया गया, जिस तरह से हर जिले में, हर गांव में, हर देहात में, इवन यूनियन काउंसिल की सतह पर भी निहत्ते वर्कर्स को एक रोज पहले गिरफ्तार किया गया। अभी भी
अच्छा मुल्तान नदीम के कुरैशी साहब, जो एक सवाल का जवाब दीजिए। जी ठीक है, ये बिल्कुल सबको पता है कि जो सलूक हुआ पूरी कौम ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा इसको। लेकिन एक चीज़ बताइएगा कि इमरान खान साहब अब ये कह रहे हैं कि वो अब की बार आएंगे तो पूरी तैयारी के साथ आएंगे। ये तैयारी की तशरीह ज़रा बता दीजिए कि क्या होगी। क्या वही आप लोग भी इसी तरह से हथियार और ये सब कुछ लेकर आएंगे? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले 2 माह में पाकिस्तान के हर बड़े शहर में लाखों के इज्तिमा किए, एक गमला तक नहीं टूटा। ये हमारे पास जो हथियार है वो हमारा जज्बा है, वो हमारी कमिटमेंट है। मुझे आज भी यकीन है, मैं खुद ग्रास लेवल का पॉलिटिकल वर्कर हूँ। हमें जलसे की, धरने की, लॉन्ग मार्च की कॉल 25 की थी। 23 की रात को मेरा घर पुलिस लाइन के बिल्कुल अक्का में वाक़ है। मेरे घर पे ऐसे डाला था, मैं अभी भी रुकनेसबल हूँ, मेरे घर पे ऐसे घेरा था जैसे मैं बहुत बड़ा दहशतगर्द हूँ। और मुझे तवक्को भी यही थी, और मैंने अपनी लीडरशिप से भी शिकवा किया। ये आईजी साहब हमारे लगाए हुए थे, ये हमें अपने लगाए हुए फूलों से यही खुशबू आनी थी। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, लोग समझते हैं शायद जबर से, धांधली से, धौंस से, गुंडागर्दी से वो पब्लिक की विश को, पब्लिक की ख्वाहिशात को दबा लेंगे। ऐसा नहीं है। अभी मैं देख रहा हूँ ये पहली बार नहीं हुआ कि आपको किसी इदारे के सरबराह को लगाया गया हो और उसके बाद एतराज हुआ हो। इससे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के ऊपर भी सवाल उठा चुके हैं। मैं नदीम कुरैशी साहब आपकी जानिब आती हूँ। ख्वाजा साहब हमारे साथ हैं। ख्वाजा साहब, एनालाइज करिएगा तमाम पिक्चर को, जो कुछ हुआ, जो एपिसोड हुआ, उसके बाद अब जो कुछ होने जा रहा है, इसको जरा इसकी देखिएगा कि क्या सूरत हाल डेवलप होती है और किसकी हार, किसकी जीत, किसकी नाकामी, क्या सूरत हाल बनती सियासी। दुरुस्त है। जी ख्वाजा साहब, आवाज आ रही है आपको? जी 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 बिल्कुल आ रही है जी, फर्स्ट क्लास जी। अब ये जो इनकी शिकायत है कि कंटेनर लगा दिया और रास्ते बंद कर दिए, और वो ज़ाहिर सिक्योरिटी के इंतज़ाम बहुत टाइट कर दिए, जिसकी वजह से शायद इनके लोग नहीं पहुंच सके, और वो इसको दोष दे रहे हैं। अब जाहिर है कि इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो वो इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। पूरा शेर ये है, क्यों उदास उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। लेकिन ये तो अब तपती धूप में थे ये लोग, तपती धूप में थे, सर्दियों की शामें नहीं थी। धूप में आए थे। जी चले ब्रेक, इसी नोट पे ब्रेक शामिल करते हैं, इसी नोट शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम एक बार फिर से खुशामदीद। हुकूमत अपनी तैयारी कर रही है। जहां पर महंगाई की वजह से अवाम दलदल में फंस चुके हैं, वहां पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं और अवाम को कुछ ना कुछ रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है, बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। लेकिन लगता नहीं है कि इससे मामला हल होगा। लगता ये भी नहीं है कि सियासी मामला भी जो है अब हल होने को है। सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन जो है वो इसका रास्ता है, और इमरान खान इससे कम से मानने के लिए किसी सूरत तैयार नहीं है। तो क्या हुकूमत अब इलेक्शन के लिए तैयार हो चुकी है? इस्लाहात तो कर रही है और कर चुकी भी है। तो अब क्या कोई मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे? इसी को आगे बढ़ाते हैं। ख्वाजा साहब, अब मामलात लगता है कि टेबल पर ही आएंगे। सड़कों पर जो कुछ हुआ वो यकीनन अफसोसनाक था। बीइंग अ पाकिस्तानी हमें उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए। हुकूमत फोर्स का इस्तेमाल करे, अपने ही शहरियों पर करे, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस तरह से लोग लेकर आए और रियासत को चैलेंज करे, वो भी दुरुस्त बात नहीं है। लेकिन अब जो रास्ता है वो है मिड वे है कि बैठ जाए, टेबल टॉक करे। आपको क्या लगता है कि टेबल टॉक हो सकती है दोनों जमातों के दरमियान? 100% जी। जिस तरह से इमरान खान साहब ने सुबह 7:30 बजे तकरीर की और उन्होंने अचानक कहा कि बस मैं जा रहा हूं और 6 दिन के लिए बस अब आप रेस्ट करें और 6 दिन के बाद दोबारा आएंगे और 6 दिन में हुकूमत जो है नए इलेक्शन का ऐलान करे और इलेक्शन भी जून में करवाए। और उसके बाद जैसे हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई तो देखिए हुकूमत का इससे लगता है कि रहने का इरादा है।
इसलिए कि IMF वाले बहुत दिनों से दबाव दे रहे थे कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं, लेकिन मियां नवाज शरीफ की हुकूमत जो थी वो लोग इसको पेट्रोल को बढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे। उनको डर था कि हमारा वोट बैंक ख़राब हो जाएगा और उन्होंने पूरी कोशिश की, मिफ्ता इस्माइल को वहाँ भेजा कि ये किसी तरह से IMF वाले मान जाएं, लेकिन वो एंड तक नहीं माने और नतीजा ये हुआ कि हमें उनकी माननी पड़ी। और अब इन्होंने जो प्राइस बढ़ाए हैं तो उसका मतलब ये है कि अब ये रहना चाहते हैं और फिर इनको अब वो खौफ हट गया है कि ये प्राइस बढ़ाने से हमारा वोट बैंक ख़राब होगा और ये रहने के इरादे से बैठ गए हैं। नहीं, अब आपको क्या लगता है कि ये जो नहीं है। कॉन्फिडेंस आया है हुकूमत में, ये फैसला करने का कि वो पेट्रोल की जी, प्राइस बढ़ा ये दे, ये धरने का कॉन्फिडेंस, ये जो PTI का मोमेंटम था, फेल हाई होने थी, से, वो धरने के फेल होने ब्रेक से हुआ आया। इस वजह से। जी, धरने के नाकाम होने से हुकूमत के हौसले बढ़ गए और उन्होंने कहा कि वाह वाह बहुत अच्छा किया है और हमने जो धरना वापस कर दिया, तो फौरन ही प्राइस पे उड़ा दिए। उन्होंने कहा अब ये इससे ज़्यादा और क्या करेंगे, जितना इन्होंने कर लिया है। और उसके बाद उन्होंने अब हुकूमत ने भी तैयारी करनी है। पहले हुकूमत तैयार नहीं थी। लेकिन ख्वाजा साहब, अभी तक इमरान खान सब लोगों ने अपने मुतालबे कंटेनर पर हटा डटे लिए। हैं, अभी तक अपने मुतालबे पर कायम है। वो कह रहे हैं कि अभी भी जो उन्होंने टाइम दिया है, जो अल्टीमेटम दिया है इदारों को, इस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को, सबको कहा है कि 6 दिन है, दोबारा से सड़कों पर आऊँगा, धरना, एहतजाज, लॉकडाउन, कुछ भी हो सकता है। ये आपने देखा, जुल्फी बुखारी ने भी कहा कि हम जो मुआशी शहर है उनको बंद कर देंगे। आने का वो ऐलान करके, वो दोबारा आने का ऐलान करके गए हैं, लेकिन वो होता ये होता है कि एक दफ़ा लोग जोश से जो कर लेते हैं ना काम, वो फिर दोबारा उसी जोश से नहीं होता। आप देखें, हम सब लोग 30 रोज़े रमज़ान में बड़े जोश से रख लेते हैं, ईद के बाद फिर 6 रोज़े होते हैं, कोई भी नहीं रखता। हालांकि मौलवी बताते हैं कि अगर जो 6 रोज़े रख ले पिछले, तो पता नहीं उसका सारा साल रोज़ों में गुजरेगा, अल्लाह की तरफ से बहुत ज़्यादा सवाब है। लेकिन लोग जो है वो जब थोड़ा सवाब लेकर मुतमईन हो जाते हैं तो ईद के बाद के 6 रोजे रखने का सवाब जो है ना, सर प्रोग्राम में भी मजहबी टच आ गया ये प्रोग्राम में भी जी। अच्छा, वो सॉरी, मैं वैसे एक बात की है, वो जज्बे से बात कर रहा था, मैं मजहब की बात नहीं कर रहा। मुझे मजहब के बारे में खुद भी कुछ पता नहीं है, नदीम कुरैशी साहब, स्पेशली मतलब नमाज ही पढ़ता हूँ जी। ठीक है, आपको तो जरूरत नहीं है मजहबी टच की, लाइटर नोट। हाँ, मुझे भी जरूरत नहीं है, मुझे आता भी नहीं। जी ठीक है जी, नदीम कुरैशी साहब। तो बात ये है कि अब मेरा कहने का मकसद था कि अब दोबारा जज्बा वो नहीं आएगा। हाँ जी, ठीक है, मोमेंटम ब्रेक हो गया। हुकूमत जो है, वो जो प्रेशर था हुकूमत के ऊपर, उससे वो कम से कम अब फैसले करने में आसानी होगी और अब वो कॉन्फिडेंस भी उनमें आ चुका है। नदीम कुरैशी साहब, अब चाहे आप कुछ भी कर लें, जो मोमेंटम था वो ब्रेक हो चुका है। अब आपके लिए, आपके बस की बात नहीं रही कि आप लोग कोई धरना देंगे, इसीलिए शायद मुज़ाकरात की अब आप मशरूत हामी भी भर रहे हैं। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, अगर मोमेंटम ब्रेक हो गया फिर तो हुकूमत का काम आसान हो गया। वो लोग जो आज हुकूमत में हैं, कल वो अपोजिशन में थे और वो ये कहा करते थे ये असेंबली जाली है, ये असेंबली ROs के इलेक्शन के नतीजे में बनी है, इस असेंबली का कोई करेक्टर नहीं है, इस असेंबली का कोई रोल नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान जो आज 2 वजारतें लेके बड़ी बगले बजा रहे हैं, वो कहा करते थे इस असेंबली में बैठना गुनाह है और वो नए इंतखाब का मुतालबा किया करते थे। जैसे ही हुकूमत में आए, एक साजिश के जरिए एक इम्पोर्टेड हुकूमत, एक नया ब्रांड मुतारिफ हुआ पाकिस्तान में। पहले तो गारमेंट्स के और परफ्यूम्स के या दीगर इम्पोर्टेड ब्रांड हुआ करते थे, ये गवर्नमेंट का और सियासतदानों का इम्पोर्टेड ब्रांड मुतारिफ हुआ पाकिस्तान में। उन्होंने एकदम इंतखाब के भाग गए और उन्होंने कहना शुरू किया जब हम तो कमेंट करेंगे। अब वो कहते थे कि जी चूंकि तहरीक इंसाफ का पे अवामी राय तहरीक इंसाफ के साथ बहुत ज्यादा है, जलसों से ये बड़े खौफजदा थे। अब ये कहते हैं जी मोमेंटम ब्रेक हो गया तो ये इंतखाब की तरफ जाए। मैं नहीं समझता कि किसी भी नौयत का कोई मोमेंटम ब्रेक हुआ है। ये जो समझता है शख्स उसका अंदाजा हो जाएगा। ये तो लोगों को अभी जो हमारे तज्जिया निगार दोस्त है फरमा रहे हैं कि जी इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में एक मजहबी जमात ने लॉन्ग मार्च किया, फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च किया, मरियम और हमजा ने महंगाई के नाम से एक मार्च किया, अगरचे वो महंगाई बढ़ाने का खुद मौजिब बन रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब भी सिंध से लेकर आए 2, 4, 5, 10 हजार लोग। हुकूमत ने हर जगह उनको तहफ्फुज़ दिया, हर जगह प्रोटेक्ट किया, उनको ट्रैफिक प्लान दिया, उनको रूट प्लान दिया
उनको पूरी प्रोटेक्शन दी। ये तो फसाइयत की एक मिसाल कायम की है। वोट के इज्जत देने का नारा लगाने वालों ने निहते गरीब लेकिन कारकुनों कुरैशी को साहब, गिरफ्तार जब आप किया। लोग पहले से ये नारा लगाएंगे कि ये मार्च खूनी होने जा रहा है, जब आप लोग इस नारे के साथ, इस बयानिए के साथ मार्च को लीड करेंगे तो हुकूमत तो हरकत में आएगी। मोहतरमा प्राइम मिनिस्टर, साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब पेशावर से मार्च शुरू किया था, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था ये पुरअमन मार्च है, एक गमला भी नहीं टूटा जितने लाखों के जलसे हुए हैं। ये यही लफ्ज इस्तेमाल करके, अच्छा ये लफ्ज अगर किसी पॉलिटिकल, मैं अगर बतौर पॉलिटिकल लीडर कोई वर्ड कह देता हूँ तो उस पे आप लोगों के घरों में घुस जाए, आप लाठी चार्ज करें। आपने कैंसर की जो मरीजा है, सबका वजीर सेहत यास्मीन राशिद का हाल देखा आपने खुद। आपका मीडिया तो बल्कि सिर्फ लाहौर कवरेज करता रहा, इस्लामाबाद कवरेज करता रहा, जो साउथ पंजाब के छोटे शहरों में हशर हुआ। आज 144 लोग मुल्तान के लिया की जेल से रिहा हुए हैं। मुल्तान के वर्कर को लिया भेजा गया, लिया के लोगों को भावलपुर जेलों में भेजा गया। ये वक्त गुजर जाते हैं। कुरान पाक में एक आयत का तर्जुमा है, हम लोगों के दरमियान दिनों बदलते बदलते रहते हैं। और मैं यकीन करें, मैं जब राना सनाउल्लाह का रवैया देखता हूँ, वो अपने आप को कहता है मैं बड़ा पॉलिटिकल वर्कर हूँ, उसने हीरो बनने की जो कोशिश की है, ये कर्ज उतरेंगे। इमरान खान साहब के लिए भी ये लेसन है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में जिन लोगों को अपनी लीडरशिप दी हुई थी, मैं तो उनसे बड़ा नाराज हूँ। उन्होंने अपनी लीडरशिप में इनके साथ कोई ज्यादती नहीं किया। इन्हें कहते थे कि जब ये ताकत में आएंगे ये बदले लेंगे, और इन्होंने बदले लिए वर्कर से, गरीब आदमी से। किसी चेयरमैन के भाई को गिरफ्तार कर दिया, किसी यूनियन काउंसिल के सदर के भतीजे को गिरफ्तार किया। 13-13 साल, 14-14 साल के बच्चे। कल जब चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने नोटिस लिया, सर अब आप ये देखें, लव और वॉर में सब कुछ जायज है। ये ऐसी ही सूरत हाल डेवलप हो चुकी थी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की। एक तरफ हुकूमत थी, एक तरफ पीटीआई थी। ऐसी सिचुएशन थी कि दोनों ही चाहते थे कि ये जीत हमारी हो। वो नाकाम बनाना चाहते थे और इमरान खान साहब कामयाब बनाना चाहते थे। इमरान खान साहब पावर दिखाना चाहते थे लोगों को लाकर, ये लोगों को ना आने के लिए हर फोर्स यूज करना चाहते थे, जो कि जिसमें ये कामयाब रहे। ये सूरत हाल थी। अब इसमें जी फिर ये नहीं कहना आपने कि जी लोग नहीं आए। लोग कोई फौज के सिपाही नहीं थे, हमारे पास कोई रेंजर्स नहीं थी, हमारे पास कोई मुसल्लह लोग नहीं थे कि वो पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ नफरत आजमाओ थे, जंग करते। इनकी ख्वाहिश थी, इन्होंने ख्वाहिश की, इन्होंने मॉडल टाउन जैसे जी ठीक है। सदीक अल फारूक साहब, आप जवाब दे दीजिए नदीम कुरैशी साहब की बात का भी, और साथ साथ मेरा सवाल भी सुन लें कि चलें जो कुछ होना था वो हो गया। लॉन्ग मार्च आप लोगों ने उसका मोमेंटम ब्रेक कर दिया, अब हालात थोड़े स्मूथ हो गए। अब मुज़ाकरात की ऑफर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म ने भी दे दी है, पार्लियामेंट के फ्लोर पे इमरान खान साहब ने भी मशरूत जाहिर कर दी है। अब बातचीत आगे कैसे बढ़ेगी? जी, मैं पहले तो अर्ज करूं, नदीम कुरैशी साहब ने कुरान पाक की एक आयत का हवाला दिया। वो आयत अल्लाह पाक फरमाते हैं, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, ये दिन हैं जिन्हें हम लोगों के दरमियान गर्दिश देते हैं। यानी कभी कोई तख्त पर बैठता है, कभी कोई तख्ते पर चला जाता है। तो ये तो फिर अपने अमाल हैं, जैसे अमाल होंगे वैसा फिर अल्लाह ताला की तरफ से जजा या सजा हो। अब आ जाइए मुज़ाकरात की बात। मुज़ाकरात है तो आप रुक जाए, अपनी बारी पर बोलें। अब कुरान पाक का हवाला देते हैं तो जरा रुके ना। मुज़ाकरात की हामी, मुज़ाकरात तारीख पढ़ने वाला हंसेगा आपकी इन बातों पर। अमाल की बातें आप करते हैं, इवन फील्ड का जवाब आप मुज़ाकरात की अब आपने बहुत, आप 5 मिनट से ज्यादा बोले हैं, जरा इन्हें चुप कराएं। अच्छा कुरैशी साहब बात कर लेने दें, मैं फिर आपसे जवाब ले लेती हूँ, आप आंसर कीजिएगा। लेकिन सदीक अल फारूक साहब को बात कंप्लीट। मुज़ाकरात की बात जो है जी, वो मुज़ाकरात तो खुले दिल से होने चाहिए, हक़ाइक़ तस्लीम करने चाहिए। 45 महीने आपने हुकूमत कर ली, हमारे पास अब 13 महीने हैं मैक्सिमम, क्योंकि 9 अगस्त को इस असेंबली की मुद्दत पूरी हो जाएगी। 2023 का एजेंडा तो पीटीआई ने तय करना है, और क्या वो उस एजेंडे को आप मानेंगे? उनका तो 1 पॉइंट एजेंडा है, उनका 1 पॉइंट एजेंडा है। वो कल वज़ीर आज़म साहब ने वो कल वज़ीर आज़म साहब ने जवाब दे दिया है कि इंतखाबात की डेट और तमाम मामलात इस पार्लियामेंट ने तय करने हैं। लेकिन मैं एक बात और अर्ज करूं, नदीम कुरैशी साहब ने हवाला दिया बच्चे। अब भाई 9 साल के 8 साल के बच्चे इस लू में, इस गर्मी और धूप में
आप लेके साथ चलते क्यों हैं? आप तो बच्चों पर जुल्म करना चाहते हैं। आपको अपने बच्चे अजीज नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जब आप निकलेंगे तो ज़ाहिर पुलिस से मुकाबला होगा, कहीं खुदा ना खास्ता पानी ना मिले, कुछ ना हो, तो इसलिए अपने बच्चों को और बूढ़ों को आराम से रखें। यूथ की बात करते हो, नौजवानों को लेके आओ। दूसरी बात इन्होंने कहा जी कि हम तो धरती पुरअमन, भाई 2014 में आपने हुकूमत के साथ मुआहदा किया कि हमें डी चौक आने दे, हम पुरअमन रहेंगे। फिर आप पीटीवी में घुस गए, पार्लियामेंट में जा घुसे, फिर जनाब ईवान सदर क्रेन साथ लाहौर से ला, ईवान सदर के जो गेट है वो उखाड़ा, फिर जनाब चले गए आपने पीएम हाउस को, उसके गेट को जाके जनाब धक्के दिए। तो ये सारा आपने पहले किया, और ये जनाब अली अब भी आपने जो किया, ये आग लगाई, ये सारा कुछ किया। तो और सुने, और जो सदाकत अब्बासी हैं वो इस दफा भी खैर से कोटा से क्रेन साथ लेके चले थे, रास्ते में वो हटाते आए हैं कंटेनर, तो क्रेन वो साथ लेके चले। अब इस बात पे आ जाइए कि भाई सामने देखें कि मामला इस वक्त मुल्क के क्या है। IMF के साथ मुआहदा इमरान खान ने किया, और इमरान खान ने जब देखा कि अदम एतमाद मेरे आ गई है, एक जुमला और सुन ले, तो उन्होंने वो मुआहदा पूरा नहीं किया, इम्प्लीमेंट नहीं किया। अब IMF ने हम पर दबाव डालना शुरू किया कि भाई कुछ भी है, पाकिस्तान का वजीर आजम ये मुआहदा करके गया है तो आप नाफिज करें। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू होल्ड कर लीजिए, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे कि मुज़ाकरात का एजेंडा क्या होगा, और क्या मुज़ाकरात का 1 पॉइंट एजेंडा जो PTI इमरान खान साहब दे रहे हैं, इलेक्शन अनाउंस किए जाएं फौरी तौर पर और जून में इलेक्शन हो, क्या इसके ऊपर हुकूमत जो है वो मान सकती है? यानी सिद्दीक अल फारूक साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। IMF की बात कर रहा था जी। कि IMF के साथ मुआहदा पाकिस्तान के वजीर आजम ने किया था, अगर हम उसको पूरा करते तो फिर हुकूमत पाकिस्तान को एतमाद इस पर कोई ना करता। दूसरी बात, ये जून को इलेक्शन कराने की बात नहीं है, ये उन्होंने कहा ये जून तो 4 दिन के बाद जून है। उन्होंने ये कहा था कि जी ये 6 दिन में जून तक, तो जून के तो खैर 30 दिन हैं, लेकिन जो भी होगा बैठ के ही मुआहदा तय होगा। एक और बस मैं ये बात कह के फिर अगली दफा अगर वक्त मिला, वो ये है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत और अमेरिका ने साजिश की। भाई अमेरिका के कहने पे आपने चीन के साथ जो मुआहदे थे पाकिस्तान के, उन मुआहदों को सब के सब ड्राफ्ट आपने अमेरिका और IMF को दिए। आपने डॉक्टर आफिया का जब अमेरिका गए इमरान खान सवाल उठाना चाहा तो डॉक्टर अपना इमरान खान ने मना कर दिया, खबरदार ये यहाँ सवाल मत करो। तीसरी बात, CPEC आते ही जो पाकिस्तान और चीन का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और गेम चेंजर सब कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी कहती है, आते ही उसको फ्रीज कर दिया। चीन को भी, सऊदी अरब को भी। और एक बात और, एक बात और, जी जी, अब बात कंप्लीट कर लीजिए। मेरे ख्याल में गवर्नर स्टेट बैंक और IMF की टीम आपने यहाँ लगा दी, तो आपने अमेरिका की बात मानी। अमेरिका के अगर गुलाम कहें तो आप थे, आप कैसे हमें कह सकते? जी ठीक। जी नदीम कुरैशी साहब, आप रिस्पॉन्ड कीजिए, साथ साथ बताइए कि मुज़ाकरात तो इसी बात पर हो सकते हैं, इलेक्शन तो हुकूमत तो इलेक्शन अनाउंस नहीं करवाएगी, तो फिर क्या होगा? फिर एक बार फिर धरना होगा? इंशाल्लाह पाकिस्तान में 2022 में ही इंतखाब होंगे। आप भी इधर है, मैं भी इधर हूँ। जिस रोज इंतखाब अनाउंस होंगे आपको फोन करके बताऊंगा, एक प्रोग्राम रखें। सदीक उल फारूक साहब को बुला लीजिएगा। दूसरी बात नहीं, ये किस वसूख से आप कह रहे हैं? किसकी यकीन दहानी से कह रहे हैं? नजूमी ने बताया। नजर आ जाए अल्लाह ताला को देखा किसी ने नहीं, इशारे बताते हैं खुदा मौजूद है अपनी पूरी वहदानियत के साथ, पूरे जाओ जलाल और अजमत के साथ। इंसान अंदाजा कर सकता है ना जी आने वाले कल का, तो अल्लाह की जात को नहीं पता। मेरी अपनी प्रेडिक्शन है, मेरा अपना अंदाजा है कि इंशाल्लाह 2022 पे ही पाकिस्तान में आम इंतखाबात होंगे, और फिर सबको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की आवाम किसके साथ। अच्छा कुरैशी साहब, क्या पार्लियामेंट में वापस जा रहे हैं? मैं ये सवाल करूंगी आपसे, पार्लियामेंट में क्या वापस जा रहे हैं? ख्वाजा साहब, आप क्या समझते हैं
कि अब ये मामलात बातचीत से तय होने हैं, तो क्या ये पीटीआई पार्लियामेंट में वापस जाएगी, वहां पे ये मामलात तय होंगे? और दूसरी तरफ ये भी साथ बता दीजिए कि अब क्योंकि इस वक्त इस्लाहात जो है ना, इस्लाहात भी कर लिए हैं गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट का तो मेन जो ऑब्जेक्टिव था गवर्नमेंट में आने का वो यही था कि वो इस्लाहात कर लें, इलेक्शन इस्लाहात, नैब कवानीन में तरमीम, वो तो उन्होंने कर ली है। तो अब तो अब देखा जाए तो जो उनका ऑब्जेक्टिव था वो तो अचीव हो चुका है। बिल्कुल। अब आपने जो पार्लियामेंट का सवाल किया है, ये बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि पार्लियामेंट पहले छोड़ने का उन्होंने फैसला किया, अब वापस, और उसके बाद फिर वो धरने और लॉन्ग मार्च पे आ गए। अब जो है वो पार्लियामेंट में वापस आने का जो फैसला है वो टोटल यू टर्न है। अगरचे ये यू टर्न के माहिर हैं, लेकिन ये यू टर्न बड़ा मुश्किल वाला यू टर्न है। आई डोंट थिंक कि वो पार्लियामेंट में वापस आएंगे। बाकी मुज़ाकरात के लिए बैठ जाएंगे, और वो पार्लियामेंट में मुज़ाकरात नहीं होंगे, किसी टेबल पे आउटसाइड दी पार्लियामेंट होंगे, और उसमें कोई ना कोई बाहर से इंटरवीन करेगा और ये मामला सारे तय हो जाएंगे। जैसे अभी कुरैशी साहब भी कह रहे थे कि अब इलेक्शन 2022 में ही होंगे, कहीं ना कहीं से वो जो बात की जा रही है, चेमगोइयां एवं तो नहीं होती कि कहीं ना कहीं से यकीन दहानी के बाद ही कि इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे। ग्रेस पीरियड में, हाँ, वो जून वाली बात तो चली गई, मुमकिन ही नहीं है, लेकिन दोनों तरफ से फिर ग्रेस पीरियड होगा, तो जून नहीं हो तो दिसंबर तक चले जाएंगे, नवंबर तक चले जाएंगे, यानी लेकिन जो इलेक्शन करवाने का जो सबका मकसद है कि फौरी हो जाए, वो नवंबर को सामने रखते हुए हो रहा है। ख्वाजा साहब, आपको भी इल्म है कि नवंबर को सामने रखते हुए इलेक्शन की, हाँ, बस वो असल सारा गेम ही नवंबर का है। आपने समझ लिया बात ना आसानी से। तो अब बात यह है कि वो जून में तो नहीं होंगे, अब जिन्होंने कराने हैं वो नवंबर के बाद कराएंगे। जी ठीक है नदीम कुरैशी साहब, नवंबर वो भी देखेंगे ना। हाँ जी ठीक है। जी नदीम कुरैशी साहब, ये नवंबर वाला जो मामला होगा ये उससे पहले हो जाएंगे, यानी कि पीटीआई जो चाह रही है कि वो उससे पहले इक़्तिदार में आ जाए दोबारा से और इमरान खान साहब अहम फैसले करें, तो क्या वो ऑब्जेक्टिव तो अचीव नहीं होगा? देखें आलिया, पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, अभी तक उसकी कैबिनेट नहीं है, पंजाब का गवर्नर कोई नहीं है, एक खुद साख्ता शख्स को नेशनल असेंबली में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म पे मुंतखब हुआ और जो आज ये कहता है कि जी मैं अगला इलेक्शन नून लीग से लड़ूंगा, राजा रियाज उसका अपोजिशन लीडर बनाया हुआ है। मतलब ये क्या ये पड़ोसी मुल्क का ड्रामा स्टार प्लस चला करता था, नंद और सास और देवर और भाभी का, ये सारा वही ड्रामेबाजी की हुई है। ये मुल्क इस तरह नहीं चला करते, ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है, ना ये किसी की जाती प्रॉपर्टी है, ना ये इत्तेफाक फाउंड्री है, ना ये इवन फील्ड की प्रॉपर्टी है कि आप इसको अपनी मर्जी से चलाएंगे। ये 22 करोड़ लोगों का आजाद जमहूरी मुल्क है, जहां पाकिस्तान के लोग अब शऊर की सियासी शऊर की आला तरीन मंजिलों पर हैं। मैं समझता हूँ इंतखाब इस मुल्क के तमाम मसाइल का हल है, और जिनको अब ये जोम है। अच्छा नदीम कुरैशी साहब, अगर ये आपकी बात मान भी लें, चलें जी इसके ऊपर किसी जगह पर ये बात तय हो जाती है, इलेक्शन हो जाएंगे, तो क्या जिस तरह से इलेक्शन में इस्लाहात हो चुकी हैं, अब इन्हीं इस्लाहात के साथ इनकी इस्लाहात को भी आप मान लेंगे और जो इलेक्शन का नतीजा आएगा उसको भी आप मान लेंगे? ये तो इसके ऊपर तो आपको बताना होगा ना, जवाब पहले से देना होगा। देखिए, इस पे हमारी कानूनियत की मशावरत कर रही है। ये बहुत बड़ा जुर्म नहीं बल्कि जुर्म हुआ है कि वो ओवरसीज पाकिस्तानी जिन्होंने $30 बिलियन के फॉरेन रेमिटेंसेस पाकिस्तान को दिए, मतलब पाकिस्तान के नेशनल रिजर्व से ज्यादा और इन तमाम लोन से ज्यादा जितनी सपोर्ट पाकिस्तान को ओवरसीज पाकिस्तानी देते हैं, वो पाकिस्तान के एम्बेसडर है बैरून मुल्क पे। उनका वोट खत्म करने का ऐसा क्या खौफ था जी? ऐसी क्या मतलब इनको शौक था कि ओवरसीज पाकिस्तानी वोटर डाले, हम उनसे फॉरेन रेमिटेंसेस तो लें, हम उनको हर कर्ज उतारो, मुल्क सवारो मुहिम और हर उस मुहिम का हिस्सा बना लें जहां पाकिस्तान को जरूरत हो, उनको वोट के हक से महरूम कर देना कितनी बड़ी साजिश है। अभी पड़ोसी हमसे कई गुना बड़ी आबादी है, वहां पे ईवीएम मशीन चल रही है पूरी दुनिया में। ख्वाजा साहब, ये जो इस्लाहात की गई हैं, मैं चाहूंगी सदीक अल फारूक साहब भी इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करें, लेकिन ख्वाजा साहब आप बताइएगा, जो अभी इलेक्शन में इस्लाहात की गई हैं, ओवरसीज को जो वोट के हक से अब महरूम कर दिया गया है, तो क्या ये जो इस्लाहात हुई आप इनको दुरुस्त समझते हैं? ये थोड़ा डिबेटेबल है, बहुत गलत कर दिया गया है, क्योंकि उनको बड़ी लंबी स्ट्रगल के बाद ये हक मिला था और अब उसको ओवरनाइट
जो है उसको इस तरह से हटा देना विदाउट एनी डिबेट इन द असेंबली, ये थोड़ा सा पॉइंट डिबेटेबल था। और इस तरह से जिस तरह किया गया है इस तरह से सस्टेनेबल नहीं है। इसको या तो रेस्टोर करना चाहिए, और अगर इसको हटाना भी चाहिए इसमें कम से कम 5-6 दिन की डिबेट रखें असेंबली में, और उसके बाद फिर बेशक हटा दें। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका नदीम कुरैशी साहब, आपका भी शुक्रिया। ख्वाजा नवीद साहब आपका भी शुक्रिया। नाजरीन, यहाँ पे मामला ये है, सियासी है। अब ये सड़कों पर था, अब बातचीत के ऊपर आ गया कि मुज़ाकरात के जरिए हल होगा। अल्लाह करे कि ये मामलात पाकिस्तान की सियासत के मुज़ाकरात के जरिए हल हों, और इनके ऊपर बहस जो है वो पार्लियामेंट में होनी चाहिए, गली कूचों में नहीं होनी चाहिए। इसी में पाकिस्तान की बका है। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।